स्वागत है प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में फिजिक्स क्लास 11 आज का हमारा टॉपिक है संवेग तथा न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, मोमेंटम एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। संवेग पहले एक भौतिक राशि, इसको हम देखेंगे। एक उदाहरण लेते हैं। माना हमारे पास दो गेंदें हैं। फॉर एग्जाम्पल, दोनों का द्रव्यमान इक्वल है। दो एक जैसी गेंदें, समान गेंद हमने ली हैं, जिनका मास क्या है, सेम है, इक्वल है द्रव्यमान। उनका वेग अलग अलग है, v1 v2। यदि जो है v1 इज ग्रेटर देन v2, अगर जो है v1 का m, इस वाली द्रव्यमान, इसको कहते हैं बॉल एक, माना इसको बॉल दो, एक और दो, दोनों का द्रव्यमान इक्वल है, वेलोसिटी अलग अलग है। यदि v1 ग्रेटर देन v2, तो हम देखते हैं कि जो गेंद हमने ज़्यादा तेज़ी से फेंकी है उसको रोकने के लिए बल क्या लगाना पड़ेगा, अधिक लगाना पड़ेगा। जो गेंद हमने कम वेग से फेंकी है उसको रोकने के लिए कम बल लगाना पड़ता है। ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। इसी में द्रव्यमान क्या है, अलग अलग है। द्रव्यमान अगर, चलो इसको यहाँ अलग लिख देते हैं, v1 v2। अगर कोई बड़ी गेंद है और कोई छोटी गेंद है, कोई बड़ी है फिर छोटी गेंद है, m1 m2 द्रव्यमान, m1 m2, m1 इज ग्रेटर देन m2, और दोनों का वेग क्या है, समान है। इस समय अब की बार वेग क्या है, समान है, m इक्वल टू, ये वेग समान है। तब हम ये देखते हैं कि बड़ी वस्तु को रोकने के लिए, दोनों बराबर वेग से फेंकी हमने। अब हम ये देख रहे हैं इस केस में, दूसरी कंडीशन में, कि बड़ी वस्तु को या बड़ी द्रव्यमान वाली गेंद को रोकने के लिए हमें ज़्यादा बल की आवश्यकता है बजाय कम द्रव्यमान के, जब वेग उनका समान है। यहाँ पे द्रव्यमान समान है तो जिसका वेग ज़्यादा है तब ज़्यादा बल की आवश्यकता है। अर्थात हमारे पास एक ऐसी राशि है जो वस्तु के द्रव्यमान पर भी निर्भर कर रही है और वस्तु के वेग पर भी निर्भर करती है, और इस प्रकार की राशि को हम कहते हैं संवेग। तो संवेग को हम इस प्रकार से दिखाते हैं, मोमेंटम जिसको कहा, संवेग बराबर संहति गुणा वेग। नाम भी देखो वहीं से डराइव हुआ है, संवेग संहति गुणा वेग। संहति क्या होगी, द्रव्यमान, संहति है ना, द्रव्यमान को कहते हैं द्रव्यमान। तो संवेग को दिखाया P से, मोमेंटम P इक्वल टू m इंटू v। ये हो गया हमारे पास संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु का द्रव्यमान गुणा उस वस्तु का वेग। अगर वेग शून्य है तो संवेग शून्य हो जाएगा। द्रव्यमान शून्य की कंडीशन नहीं आती है क्योंकि वस्तु ही नहीं होगी तब, अगर द्रव्यमान ही शून्य है तो वेग शून्य है तो संवेग शून्य है। अदरवाइज जो है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। ये एक भौतिक राशि हमारे पास आई और ये सदिश है। क्या है, सदिश राशि है। संवेग एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वस्तु के वेग की दिशा में ही होती है। संवेग की दिशा क्या होगी, वस्तु के वेग की दिशा, वेग के अनुदिश। तो अगर वेक्टर रूप में रखें इस इक्वेशन को, सदिश रूप में लिखें तो ये सदिश राशि ऐसे लिखाते हैं, सदिश इज इक्वल टू, ये अदिश हो गया द्रव्यमान इंटू वी, ये सदिश, ये हो गया, ये सदिश इक्वेशन हो गई संवेग की। संवेग बराबर m इंटू वी। मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसका मात्रक होता है किलोग्राम, इसका मीटर प्रति सेकंड वेग का। तो संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये हमारे पास संवेग हो गया। यानी अगर हम कहें कि समान वेग से गतिशील है, माना एक भारी वस्तु है हमारे पास, एक हल्की वस्तु है, दोनों समान वेग से गतिशील है, तब हम कहेंगे कि भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु की अपेक्षा अधिक है। ठीक। और इसी प्रकार हम ये कहेंगे कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुएं हैं और वेग जो है एक का ज़्यादा है एक का कम है, तो जिसका वेग ज़्यादा है उसका संवेग क्या हो जाएगा, वहाँ पे अधिक हो जाएगा। इस प्रकार से तो संवेग इसमें जो है, पहले हमने संवेग की राशि को यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें लेक्चर में, ये आप नोट कर लें।
वेग के साथ जो है संहति जुड़ गई, ये उसका गुणनफल हो गया, तो वो संवेग कहलाया। अब आते हैं न्यूटन के गति विषयक नियमों पे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो जिसको हम कहते हैं चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स या परंपरागत भौतिकी भी इसको कहा जाता है। चिरसम्मत भौतिकी या परंपरागत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स जिसको हम कहते हैं। क्लासिकल फिजिक्स 3 आधारभूत नियमों पे आधारित है, और वो नियम दिए थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपिया में इन 3 नियमों का विस्तृत वर्णन किया है, जिनको हम जानते हैं न्यूटन के गति विषयक नियमों से। बल का मात्रक जो है उन्हीं के सम्मान में न्यूटन कहा जाता है। 3 नियम दिए, गति विषयक प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। आज के लेक्चर में हम गति विषयक प्रथम नियम को ही पढ़ेंगे। इसमें फिर ये देखते हैं कि अच्छा ये नियम जो है, जो ये 3 नियम दिए गए हैं, ये सभी उन सभी वस्तुओं को और उन सभी कणों की गति को, ये यांत्रिकी को, जिसको कहते हैं मैकेनिक्स, उन सभी कण, पार्टिकल या बॉडीज, उनकी मैकेनिक्स को समझने के उपयोग में लाते हैं, जिनमें क्या हो, मास हो, क्या हो, मास हो, द्रव्यमान। जो भी द्रव्यमान वाली वस्तुएं हैं, अगर द्रव्यमान नहीं है तो तब वहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है। अगर द्रव्यमान है, मास है, तो तब वहाँ पे क्या कहेंगे कि उनकी जो है गतिकी, उनकी मैकेनिक्स का जो अध्ययन किया जाता है वो जो है इन 3 नियमों के आधार पे किया जाता है। इसमें से पहला नियम हम आज लेते हैं, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। अच्छा, पहला नियम जो है, पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसकी परिभाषा के रूप में किस प्रकार से इसका स्टेटमेंट कहा गया है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था या एक समान वेग से गति की अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई नेट बाहरी बल न लगे, या नेट बाहरी असंतुलित बल न लगे, यानी ऐसा बल न लगे जिस बल का परिमाण क्या हो, 0 हो। अर्थात पहला नियम क्या कह रहा है कि कोई भी वस्तु अपनी विराम की अवस्था या एक समान गति की अवस्था को निरंतर बनाए रखती है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी नेट बल न लगे, यानी अवस्था परिवर्तन उसका तभी होगा। वो बल क्या करेगा? अवस्था परिवर्तन करेगा। ये न्यूटन का प्रथम नियम है। ये नियम देखो, इस नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम क्या करता है? जो प्रथम नियम है गति का, न्यूटन का प्रथम नियम गति विषयक, ये जो है बल और जड़त्व, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था बल और जड़त्व का कॉन्सेप्ट, और हमने ये किया था कि जड़त्व ज़्यादा होगा तो बल भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा अवस्था परिवर्तन के लिए। बल और जड़त्व दोनों को जो है गुणात्मक रूप से स्पष्ट करता है। प्रथम नियम जो है बल और जड़त्व को, या हम बोलेंगे स्पष्ट रूप से बल को, कि बल को जो है गुणात्मक रूप से स्पष्ट करता है। स्पष्ट करता है। ये नियम ये मानता है कि किसी वस्तु पे जब बल लगाया जाता है तो उसमें जो है उत्पन्न त्वरण का मूल कारक है। ठीक, इस नियम को 2 भाग में भी देख सकते हैं। पहला विराम अवस्था, दूसरा गति की अवस्था, और गति की अवस्था में भी एक विशेष एक समान। क्लियर हो गया कि विराम अवस्था और एक समान गति की अवस्था, इन दो पार्ट के रूप में इस नियम को हम देख सकते हैं कि वस्तु अगर विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहना चाहेगी, एक समान गति की अवस्था है तो एक समान गति की अवस्था में ही रहना चाहेगी। अगर अवस्था में परिवर्तन करना है तो उस पर बाहरी बल लगेगा, या कोई बाहरी बल लगाकर ही इसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। तो विराम अवस्था है तो इसको हम क्या बोलेंगे? v = 0। और एक समान गति की अवस्था है तो u, प्रारंभिक वेग अगर u है तो ये 0 नहीं है,
सॉरी यहाँ पे भी यू, प्रारंभिक वेग क्या है, शून्य है, अंतिम वेग की तो बात ही नहीं आती, तो विरामावस्था है तो वेग क्या हो गया, शून्य हो गया। एक समान गति की अवस्था है तो प्रारंभिक वेग शून्य नहीं है और अंतिम वेग क्या है, प्रारंभिक वेग के बराबर, v इक्वल टू यू। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, एक समान गति की अवस्था में ही रहेगी या विराम है तो विराम की अवस्था में ही रहेगी। इस स्थिति को वो वस्तु, वो पिंड तब तक इसी स्थिति में रहेगा जब तक कि उस पर कोई नेट बाहरी बल न लगे या कोई बाहरी असंतुलित बल न लगे। इसका मतलब अगर ऐसा है तो ये कब होगा, नेट बाह्य बल बराबर 0 या असंतुलित बल, ये क्या है, असंतुलित बल, असंतुलित बल। अगर अवस्था परिवर्तन करना है ये अवस्था, पिंड की अवस्था, अवस्था परिवर्तन हेतु, अवस्था परिवर्तन हेतु क्या होना है, असंतुलित बल इज नॉट इक्वल टू 0 या नेट बाह्य बल नॉट इक्वल टू 0, ये हमको ध्यान रखना है। और अगर वो विराम अवस्था में है, गति की अवस्था में बनाए हुए है, तो इसका मतलब क्या है, नेट बाह्य बल 0 है या नेट असंतुलित बल क्या है, उस पर 0 है। ये है इस अवस्था को अगर वो बनाए रखता है, मेंटेन कर रहा है, इस अवस्था से डेविएट करता है, एक यानी विराम की अवस्था से या एक समान गति की अवस्था से अगर उसको परिवर्तन करना है तो परिवर्तन कौन करेगा, अवस्था परिवर्तन है असंतुलित बल, बाहरी असंतुलित बल लगा रहे जो कि 0 के बराबर नहीं होगा, वो लगाने पर तब जो है वस्तु पिंड अपनी गति या अवस्था में परिवर्तन करेगा। तो पहला नियम हम देख रहे हैं कि ये जो है केवल और केवल ये बता रहा है कि अवस्था परिवर्तन का कारक क्या है, बल है, तो उसकी जो है क्वालिटेटिव विवेचना करता है ये बल की गुणात्मक रूप से, क्वालिटेटिवली नॉट क्वांटिटेटिव, संख्यात्मक रूप से नहीं बताते, संख्यात्मक रूप से दूसरा बताएगा कि कितना बल लगा, परिमाण कितना है, ये दूसरे नियम में आता है। पहला नियम सिर्फ ये बताता है कि कारण क्या है, अवस्था परिवर्तन का कारण क्या है कि कोई बल लग रहा है, नेट बल लग रहा है। अगर वो लगातार जो है विराम अवस्था में वस्तु लगातार एक समान गति की अवस्था में है, इसका मतलब क्या है, नेट बाह्य बल 0 है, असंतुलित बल क्या है, 0 है, यानी उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, ऐसा हम कहेंगे। अगर ये कंडीशन नहीं है तब जो है असंतुलित बल लगता है। तो ये बल है और न्यूटन का प्रथम नियम जो है बल को ही क्वालिटेटिव रूप से इसको डिफाइन करता है, गुणात्मक रूप से बल को स्पष्ट करता है। बल और जड़त्व, क्योंकि जड़त्व भी इसमें आ गया है, अवस्था परिवर्तन की अब हम बात कर रहे हैं, तो अवस्था क्या है, विराम अवस्था, एक समान गति की अवस्था, तो इसमें जड़त्व भी इंक्लूड हो गया है। इसलिए प्रथम नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोशन या इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, क्लियर, ये भी इसको कहा जाता है। ये था न्यूटन का प्रथम नियम और संवेग। नेक्स्ट टॉपिक में हमने लेना है न्यूटन का द्वितीय नियम। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।